बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद मासूम रब्बानी। आज का जो मैंने वीलॉग प्रिपेयर किया है, मैं इसके ऊपर बात करता चलूँ। ये है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रिलेटेड, कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जो मुनहरिफ अरकान हैं जो सामने आए हैं, उसके अलावा जो स्टेट मिनिस्टर फवाद हुसैन चौधरी हैं, उनके वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनमें उठाए गए सवालात, उनकी जो कही गई बात, उसके ऊपर अभी तक जो है डिबेट्स चल रही हैं। उसके अलावा जो है इन तमाम सिनेरियो के बाद जो मुनहरिफ अरकान हैं वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब डिबेट्स ये चल रही है कि क्या उनका वोट वैलिड होगा, क्या स्पीकर कौमी असम्बली उनका वोट काउंट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा इन तमाम के बाद जो है 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको सीक्वेंस वाइज में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करूँ। ये अदम एतमाद का वोट होता है। कौमी असम्बली के जो 20% से ज़्यादा अरकान हैं वो अपील करते हैं स्पीकर को कि हमें अदम एतमाद है वज़ीर आज़म के ऊपर, लिहाजा आप जो है जल्द से जल्द इजलास बुलाएं और हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का डे बताएं। उसी दिन अदम एतमाद को पेश किया जाएगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसका आर्टिकल जो है 95 वो डील करता है। तो इन तमाम के बाद जो अपोजिशन है उन्होंने मुनहरिफ अरकान को ज़ाहिर किया। उन्होंने अलीउल ऐलान किया है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो स्टेट का पीएम है हम उसके अगेंस्ट वोट देंगे। बहुत ही उन्होंने एक पार्टी यानी हॉर्स ट्रेडिंग की है या ज़मीर फरोशी की है, ये एक अलग टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस वाइज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। उसके बाद जो स्टेट मिनिस्टर है फवाद हुसैन चौधरी, उन्होंने ये स्पीच दी है, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं इनका वोट ही काउंट नहीं हो सकता, इसको स्पीकर नहीं काउंट कर सकता, स्पीकर इनको नहीं काउंट करेगा। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये तमाम डिबेट्स चल पड़ी हैं, यानी ये अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है रेफरेंस दायर हो चुका है। बेसिकली जो नेशनल असेंबली का मेंबर है वो कोई भी पार्टी हेड की लाइंस को क्रॉस करता है, पार्टी हेड के अगेंस्ट कोई भी वो वोट देता है, वो उसका आर्टिकल 63A है, उसको उसके मुताबिक डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये तमाम जो मरहला है ये स्टेप वाइज आगे बढ़ता है। यानी सबसे पहले जो भी है पार्टी की जो लाइन क्रॉस करता है वो रिटन फॉर्म में वो पार्टी हेड को देता है। पार्टी हेड एक डिक्लेरेशन तैयार करता है, शो काज नोटिस देता है। उसके अलावा वो डिक्लेरेशन जो है स्पीकर नेशनल असेंबली को दिया जाता है। उसके बाद नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो भेजता है, वो जो है डिक्लेरेशन होता है। उसके बाद वो 30 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ैसला देता है और बाद में वो यानी अगर कोई फरीकैन उस फैसले से राज़ी ना हो तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। तो ये तमाम मामलात हैं। इसके बाद जो स्टेट मिनिस्टर फवाद हुसैन चौधरी का जो उसका बयान था, उस बयान के ऊपर मुख्तलिफ जो लॉयर्स हैं उनके बयान सामने आए हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली को किसी किस्म का कोई राइट्स नहीं है कि वो किसी भी शख्स को किसी भी एमएनए का जो है ना उसका वोट कास्ट होने से रोके। देखें, आर्टिकल जो 63A है वो बेसिकली एक तरतीब देता है कि एक जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है जो भी पार्टी हेड की लाइन को क्रॉस करता है उसको एक सीक्वेंस वाइज उसको हटाया जाएगा। यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर दिन वो जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होगा वो एक मेंबर होगा, उसको कैसे उसका जो है ना वोट उसको नहीं देने दिया जाएगा। तो ये तमाम वो डिबेट्स हैं। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा है स्पीकर रोक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ जो लॉयर्स हैं उन्होंने इस बात की तरदीद किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उन्होंने लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल मुनाफी बात की है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, जो इन हालात में, इन प्रेशराइज हालात में मैं समझता हूं, ये मेरी एक ज़ाती राय है कि उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इन तमाम मामलात को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उन्होंने किसी किस्म का कोई
नाजायज़ तरीका नहीं इस्तेमाल किया। अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट के थ्रू उन्होंने रेफरेंस दिया है, उसकी जो तशरीह मांगी है वो बहुत दिलचस्प है। वो मैं कहता हूँ कि उनकी ज़हानत को दाद देनी चाहिए कि वो किस तरह एक पॉजिटिव वे में वो अपनी अपोजिशन को मार देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो रेफरेंस दिया है, उस रेफरेंस का मकसद यही था कि 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है, उसकी तशरीह मांगी है। उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चन राइज किए हैं। क्या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो भी मुनहरिफ हुआ है, पहला क्वेश्चन यही है, जो मुनहरिफ हुआ है क्या उसको वोट देने से रोका जा सकता है? और दूसरा अहम ये है कि क्या उसको डीसीट कर दिया जाए, बस उसकी यही पनिशमेंट है? क्या उसको नाअहल नहीं किया जा सकता? तीसरा बहुत दिलचस्प है। तीसरा उन्होंने यही पूछा है कि जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है, क्या वो वोट काउंट करता है या नहीं करता? उसके अलावा उन्होंने फोर्थ बिल्कुल बहुत अच्छा एक अहम स्टेप उठाया है, सुप्रीम कोर्ट से तशरीह तलब की है। क्या ये जो फ्लोर क्रॉसिंग और हार्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये ऐसे ही चलती रहेगी? व्यूअर, बेसिकली जो शतरंज का खेल जानता हो वो इस तमाम खेल को बआसानी समझ सकता है। शतरंज में भी ऐसा होता है कि चंद प्यादे खरीद कर उनको मरवा कर बादशाह और वज़ीर को आसानी से मारा जा सकता है। ये तमाम यही यानी गेम चल रही है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। तो पीएम यही चाहते हैं कि आया चलें, आज मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, यानी चंद मुनहरिफ अरकान की वजह से, फिर नेक्स्ट कोई भी डेमोक्रेटिक पीएम आएगा, क्या उसके खिलाफ भी यही बंदे मुनहरिफ होकर उसको हटा देंगे? तो उन्होंने इस चीज़ की तशरीह मांगी। तो व्यूअर, उसी दिन जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, उन्होंने भी एक प्ली फाइल किया कि मुल्क में अनारकी फैलने का ख़तरा है, मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं वो काम करना छोड़ देंगी, उसके अलावा यानी ये जो स्टेट की वर्कर मशीनरी है ये काम करना जो है बंद हो जाएगी, यह उन्हें दिया है। तो 21 मार्च को प्रेसिडेंट की तरफ से एक रेफरेंस दायर किया गया। उसके अलावा कल ही यानी 21 मार्च को, आज 22 मार्च है, तो कल ही जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है उनकी तरफ से ये दायर किया गया था, एक प्ली फाइल की गई थी कि मुल्क में अनारकी फैलने का ख़तरा है, जो भी स्टेट की वर्किंग मशीनरी है वो काम करना बंद हो जाएगी। उसके अलावा यानी बेसिकली हुआ ये है कि चौधरी फवाद हुसैन ने ये ऐलान किया है कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, वो जो मेंबर होंगे नेशनल असेंबली के, वो क्राउड में से गुजर कर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर वो अदम एतमाद का वोट देने जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक एनार्की का मसला है। लेकिन जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये वापसी का बयान दिया है कि ये असेंबली की जंग है, ये असेंबली में ही लड़ी जाए। तो अगर कोई एक यानी पुरअमन एहतजाज करना चाहता है या एक पुरअमन उनकी गैदरिंग है, तो उसको नहीं रोकने दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये हक नहीं है, वो बिल्कुल नहीं रोक सकते। कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग जो भी पीसफुल हो, पुरअमन हो, उसको नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा अब अहम बात की तरफ आते हैं कि इन तमाम जो रेफरेंस है या जो उन्होंने प्ली फाइल की, उनके रिमार्क्स में जो उस दिन यानी 21 मार्च को जो भी बेंच तश्कील दिया गया था, उस बेंच के एक जस्टिस थे मुनीब अख्तर, उन्होंने बहुत दिलचस्प उन्होंने जो है एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है। व्यूअर, वो ऑब्जर्वेशन ये है उनका, यानी एक एग्जैक्ट वर्ड तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका मकसद यही था कि देखें, अगर मैं किसी पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ता हूँ, तो मैं उस पार्टी का पाबंद हूँगा। मैंने उस पार्टी के नाम पे मैंने जो है वोट लिया है लोगों से, उस पार्टी हेड की वजह से मैंने इलेक्शन जीता हूँ। तो उन्होंने मुख्तसर यही बात की कि एक कलेक्टिव इज्तिमाई राइट है, यानी उसके इंडिविजुअल वोट का कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है। पार्टी हेड जैसा कहेगा वो वैसा करने का पाबंद होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर का उन्होंने इसी बात के ऊपर जोर दी है कि उसका कोई इंडिविजुअल वोट, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, वो पार्टी हेड की जो है डायरेक्शन के ऊपर उसको फॉलो करेगा।
तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ वकला हैं उन्होंने इस बात का जो है उन्होंने इख्तलाफ किया है। इसके अलावा इन तमाम यानी ऑब्जर्वेशन के बाद मुख्तलिफ वकला ने इसे कंट्रोवर्शियल करार दिया है। तो उन्होंने कहा है कि ये एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है, नॉट अ फाइनल डिसीजन। तो उन्होंने जो उस रेफरेंस की जो एक स्टार्टिंग डे है उन्होंने 24 मार्च का कहा है। तो उसी दिन एक फाइनल सी ऑब्जर्वेशन या उसके अलावा यानी जो प्रोसीडिंग है तब ज़्यादा समझ में आएगी। तो बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्यों कलेक्टिव राइट कहा है कि एक एमएनए का इंडिविजुअल वोट, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली का जो इंडिविजुअल वोट है उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। देखें 63A जो इस डिस्क्वालिफिकेशन को डील करता है उसके फर्स्ट पार्ट में यही लिखा गया है कि अगर कोई भी एक सिंगल है पर्सन यानी इंडिपेंडेंट पर्सन है उसे उसे बिल्कुल उसको तर्क कर देना है, उसने किसी और पॉलिटिकल पार्टी में उसने ऐड हो जाना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल सामने है। जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल, उन्होंने भी यही कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी का एक कलेक्टिव डिसीजन है और वो इंडिविजुअल डिसीजन उसके ऊपर हावी हो जाए। यानी आम अगर हम अपने अल्फाज में इस एग्जाम्पल को देखें कि एक कैप्टन होता है वो फील्डिंग सेट करता है, यानी कोई भी फील्डर अपनी मर्जी से वो प्लेस नहीं चूज़ करता, उसको कैप्टन चूज़ करके देता है। ये अमानत में ख़यानत है कि एक बंदा एक पार्टी वोट हासिल करता है एक पर्सनैलिटी के ऊपर। यानी अगर एक बंदा इमरान खान के नाम पे वोट लेता है और बाद में वो मुनहरिफ हो जाता है, मैं नहीं समझता कि उस मुनहरिफ अरकान का कोई लीगल स्टेटस होगा। डिस्क्वालिफिकेशन उसकी एक स्टेप वाइज होती है, ठीक है, लेकिन वो किसी किस्म में उसका इंडिविजुअल वोट मैं नहीं समझता कि उसका उसका डिफेक्शन पैदा कर सके उसको। बिल्कुल व्यूवर्स, जो मेनली जजमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, ये जो 21 मार्च की है इसके बाद अब तकरीबन कोई खामोशी जैसा सुमा हो जाएगा, क्योंकि जो एक फाइनल जो इंटरप्रिटेशन आनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो 24 मार्च के बाद ही आएगी। जजमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, ये जो 21 मार्च की है इसके बाद अब तकरीबन कोई खामोशी जैसा सुमा हो जाएगा, क्योंकि जो एक फाइनल जो इंटरप्रिटेशन आनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो 24 मार्च के बाद ही आए। ये एक अहम एक इंटरप्रिटेशंस हैं। 24 मार्च की जो सुनवाई है उसके अंदर कितना असरअंदाज करता है, तो ये 24 मार्च को ही उसकी लीगल उसका पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।